हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा इश्यूज एंड चैलेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, एग प्रोडक्शन, मीट। जो भी टॉपिक आपके इकोनॉमिक्स के यूनिट 2 में दे रखे हैं, ये मध्य प्रदेश स्पेसिफिक टॉपिक है। इसमें मध्य प्रदेश का ही सारा दिया हुआ है और जो इन्फॉर्मेशन पीछे लिखी हुई है ये भी पूरी मध्य प्रदेश की है। ये पूरा लेक्चर आपको लिखना है, जो भी कुछ अपडेट होता है उस फील्ड से रिलेटेड वो अपने नोट्स में ऐड करते रहना है। तो इस तरह से आपका लगभग होलिस्टिकली कवर हो जाएगा पूरा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं नग जैन फ्रॉम निधिश्व एकेडमी। चलिए, पहले बात आती है हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर मतलब कि आप इसमें समझ लो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, एरोमेटिक फ्लावर्स, स्पाइसेस, प्लांटेशन एज वेल एज हनी। हनी भी आपका हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। इन सब चीज का प्रोडक्शन बेसिकली हॉर्टिकल्चर कहलाता है। मध्य प्रदेश हॉर्टिकल्चर के मामले में ना काफी आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, काफी कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही हम आगे निकल गए हॉर्टिकल्चर के मामले में। पहले ऐसा नहीं होता था, हम पहले फूड ग्रेन्स पे डिपेंडेंट रहते थे, अब बेसिकली हम हॉर्टिकल्चर पे भी डिपेंडेंट है। ये बेसिकली इनकम बहुत ज्यादा दे रहा है हमें। ओके, सो सारी की सारी ये हाई वैल्यू क्रॉप होती हैं। आप सारे फ्रूट्स को देख लो, वेजिटेबल्स देख लो, ये हाई वैल्यू क्रॉप है, पर साथ ही क्लाइमेट पे भी डिपेंडेंट है। तो क्योंकि क्लाइमेट पे डिपेंडेंट है इसलिए थोड़ा माइक्रो क्लाइमेटाइजेशन हमें ज़रूरी पड़ता है। क्लाइमेट को कंट्रोल करना थोड़ा ज़रूरी पड़ता है। अगर आप देखोगे कि कहीं हाई लेवल पे इनका प्रोडक्शन हो रहा है, किसका, फ्लावर्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप देखोगे वो पॉली हाउस में हो रहा है। तो पॉली हाउस में क्यों? क्योंकि वो क्लाइमेट रेगुलेशन का काम कर रहा है, पॉली हाउस या ग्रीन हाउस या कुछ भी इस टाइप की चीज़ है। तो वो और सेम गोज विद हाई वैल्यू क्रॉप। अगर मान लीजिए आप उगा रहे हैं ड्रैगन फ्रूट मध्य प्रदेश में, तो फिर वो हाई वैल्यू क्रॉप है, उसके लिए क्लाइमेट का होना या क्लाइमेट डिपेंडेंट काफ़ी चीज़ें रहती हैं चीज़ें। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से ओवरऑल इंडिया डिमांड बढ़ती जा रही है। किस चीज़ की? हॉर्टिकल्चर की। बड़े बड़े शहर जो है जिसमें डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, बेंगलोर, नोएडा, गुड़गांव, इन सब जगहों पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड है एक्सोटिक फ्रूट्स की। ब्रोकली आप खाने लगे हो, आपके कभी आप ब्रोकली नहीं खाते थे बेसिक छिंदवाड़ा जैसी जगहों पे, पर अब कुछ सालों में ब्रोकली खा रहे हैं यहाँ पे लोग। ठीक है, उसका प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है। डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो ये एक रफ आइडिया आपको हॉर्टिकल्चर का जो स्टार्टिंग लिखना है आंसर में, शुरुआत ऐसे करनी है। मेन जो हमारे को सिलेबस में दे रखा है टॉपिक वो है इश्यूज और चैलेंजेस। तो मैं सीधे इश्यूज पे आता हूँ। इश्यूज क्या रहेंगे कि हॉर्टिकल्चर हमेशा हाई कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होता है। तो मार्जिनल फार्मर्स या छोटे मोटे फार्मर्स इसको जनरली नहीं कर पाते। ये जो रिच फार्मर्स होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, वही इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या कर पाते हैं। ये सीजन पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसका जो ईयर राउंड प्रोडक्शन है वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, मतलब क्योंकि एक पर्टिकुलर क्रॉप पर्टिकुलर सीजन में होती है। आप टमाटर साल भर नहीं उगा सकते, फ्लावर्स का भी सीजन डिपेंडेंट होता है, तो ये ईयर राउंड प्रोडक्शन नहीं होता। और क्योंकि ईयर राउंड प्रोडक्शन नहीं होता, जो इनकम आ रही है वो भी कंसिस्टेंट नहीं रहती है, फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। तो ये भी प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम है। फिर पेरिशेबल नेचर में होते हैं। पेरिशेबल मतलब कि अगर 2 या उस एक पर्टिकुलर टाइम में कंज्यूम नहीं किया गया तो खराब हो जाएंगे। टमाटर आप 3 साल तक नहीं रख सकते। ठीक है, उसका कुछ टाइम लिमिट रहता है, 4 महीने 5 महीने कोल्ड स्टोरेज चेन इसलिए ज़रूरी होता है। अगर आप डायरेक्टली फार्म से ही ले रहे हैं और थोड़ा कच्चा ले रहे हैं तो 3-4 दिन का टाइम मिल जाता है। अब इस 3-4 दिन में उसको सही जगह पे, सही मार्केट में पहुंचना ज़रूरी है। अपने घर से ही बाहर निकलेगा, प्राइस नहीं मिलेगी, उसे मार्केट तक जाना पड़ेगा। कुछ शायद 50 किलोमीटर्स होता है, 60 किलोमीटर्स हो सकता है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो दिस विल लीड टू लॉस इन। अगर पहुँच गया सही टाइम पर तो पैसे मिल जाएंगे, नहीं पहुँचा तो रिस्क है। तो ये पेरिशेबल नेचर के रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसके साथ हमेशा एसोसिएट रहती है कोल्ड चेन या कोल्ड सप्लाई चेन, जिसमें आप कोल्ड स्टोरेज वगैरह सब इंक्लूड रहता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पेरिशेबल नेचर की होती हैं, सड़ने वाली होती हैं। ओके, इसमें इंश्योरेंस का एब्सेंस देखा गया है इन वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, क्योंकि भाई हाई ससेप्टिबिलिटी रहती है। वेजिटेबल की प्राइस मिल गई तो बहुत मिल गई, और नहीं मिली तो बिल्कुल नहीं मिली। आप दिवाली के टाइम पे देखोगे, दिवाली दशहरा के टाइम पे गेंदे का फूल बहुत ज़्यादा आता है। उस टाइम पे ऐसा होगा कि सब किसी ने प्रोडक्शन कर दिया गेंदे के फूल का, तो खूब ज़्यादा प्राइस कम आ जाएगा। पर किसी साल बारिश हो गई बीच में, जैसे पिछले साल ऐसा हुआ था कि बीच में बारिश हो गई थी, मतलब जो मिड सीजन था, अप्रैल के बाद जब ये गेंदे के फूल लगाते हैं तो बीच में बारिश हो गई थी, तो वो गेंदे के फूल काफ़ी बैठ गए, मतलब ज़मीन पे, तो उसकी वजह से नुकसान काफ़ी हो गया। तो प्राइजेस 160 या 180 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा था कई जगहों पर। तो इसमें क्या इंश्योरेंस जनरली एब्सेंट रहती है। बाकी क्रॉप में आपको इंश्योरेंस मिल जाएगी, पर व्हेन इट कम्स टू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इंश्योरेंस कम देखी गई है। सो बेसिकली एक चैलेंज है हमारे लिए, एक इशू है। लार्ज नंबर ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स है, और क्योंकि मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा स्मॉल फार्मर्स हैं, ये हाई कॉस्ट को बियर नहीं कर पाते। किसकी? हॉर्टिकल्चर की।
पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, मतलब हार्वेस्ट के बाद जो लॉसेस रहते हैं वो भी ट्यून इन लगभग रहते हैं 10 to 30%, विच सिंपली इज रियली हाई। व्हेन इट कम्स टू वीट राइस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस आर अराउंड 1 to 2%, पर इस केस में इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है और लॉस का परसेंटेज भी ज़्यादा है। तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसे वेंचर में इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने आप को जहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है और लॉस का भी परसेंटेज ज़्यादा है, मतलब आपके पास पैसा होना चाहिए। आपके पास पैसा होना चाहिए मतलब कि इस चीज़ को वेंचर करने के लिए आपको पैसे वाला किसान ही चाहिए। जनरली छोटे मोटे किसान इसको वेंचर नहीं कर पाते, कर भी पाते हैं तो अपने सब्सिस्टेंस लेवल के लिए करते हैं और छोटा मोटा एडिशनल मनी कर सकते हैं। पर लार्ज स्केल में अगर उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें लार्ज एरिया में करना पड़ेगा। लार्ज एरिया के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे और लॉसेस भी ज़्यादा है। तो अगर लॉसेस बियर करा तो पैसे वाला किसान होना चाहिए, नहीं तो नुकसान में चला जा सकता है। एग्री प्रोसेसिंग यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि अगर आपने टमाटर निकाला तो आप प्रोसेस करके उसका क्या बना सकते हो भाई, जैम बना सकते हो, आप उसका केचप बना सकते हो या कुछ भी और भी चीज़ बना सकते हो। मशरूम का कुछ आप कर सकते हो, चिप्स का है, टोमेटो आपका पोटैटो है तो चिप्स की प्रोसेसिंग हो सकती है, टोमेटो का कुछ और पापड़ वगैरह बनाए जा सकते हैं। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें कि प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा यूनिट लगती हैं। इस प्रोसेसिंग से अच्छा खासा वैल्यू एडिशन हो जाता है, नो डाउट, ठीक है, स्टेट का GDP भी बढ़ जाता है। पर ये प्रोसेसिंग यूनिट मध्य प्रदेश में लिमिटेड है, यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग। अभी हमें अगर वर्क करना है तो हमें इस प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ाना पड़ेगा ताकि बेटर प्राइस रियलाइजेशन हो सके हमारे फार्मर्स के लिए। चैलेंजेस, अगर चैलेंजेस देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चैलेंज है कि मध्य प्रदेश में जो सॉइल्स है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो रॉकी सबसॉइल्स कैटेगरी के अंदर आती है। ओके, अगर मैं अपन वो एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो 11 है मध्य प्रदेश की, उसके हिसाब से देखें तो मालवा रीजन बड़ा सफिशिएंट है इन सब चीज़ों के लिए, पर हर जगह मालवा जैसे सॉइल नहीं है, राइट। बाकी जगह अगर मेजॉरिटी पोर्शन देखा जाए तो रॉकी सब सॉइल है, विच इज़ डेफिनेटली नॉट गुड फॉर आपका हॉर्टिकल्चर। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आपको सॉइल में भी एडिशन करना पड़ेगा, मैन्योर वगैरह अच्छा करना पड़ेगा, पानी अच्छा देना पड़ेगा, तो ये सब कंस्टेंट आ जाएंगे। पोस्ट हार्वेस्ट एक ग्लट जैसी चीज़ भी आ सकती है ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन। मैंने आपको बताया था अभी मैरीगोल्ड का एग्जांपल लेके कि अगर पोस्ट हार्वेस्ट के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो ग्लट आ जाएगा। ग्लट मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है तो हर किसी का प्राइस एकदम कम हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन की वजह से ग्लट आ सकता है। फिर डिमांड एंड सप्लाई में गैप बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्राइजेस काफ़ी वोलेटाइल है। सामने वाला या तो पैसे खूब कमा सकता है या बिल्कुल भी नहीं कमाएगा, तो वोलेटाइल प्राइजेस है। ट्रेनिंग फार्मर फॉर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार आप देखते हो जैसे हल्दीराम का कोई नमकीन है तो उसमें कई बार पीछे पूरा लिखा रहता है कि भाई ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का है कि नहीं है, कुछ इटालियन में लिखा रहता है, कुछ फ्रेंच में उस नमकीन के नाम लिखे रहते हैं। तो ये चीज़ हल्दीराम वाले को पता है, ठीक है, दोस्त कंपनी नो कि भाई हमें किस लेवल का प्रोडक्शन करना है। पर क्या ये किसानों को पता है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, किस लेवल का फूड सेफ्टी का रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे? इस चीज़ की उसको ट्रेनिंग नहीं रहती है और इसकी वजह से वो प्रोडक्शन तो करता है, पैसे उसको मिलते हैं, पर होता क्या है कि जो बड़ी कंपनियां रहती हैं वो ही ज़्यादा मार्जिन लेके जा सकती हैं। ओके, फिर लो टेक्निकल नॉलेज ऑफ फार्मर्स, ये बहुत बड़ा इशू है कि फार्मर्स के पास टेक्निकल नॉलेज की काफ़ी कमी है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आती रहती है। और इनएडिक्वेट इंटर स्टेट मार्केटिंग, इंटर स्टेट की मार्केटिंग भी काफ़ी इनएडिक्वेट है कि यहाँ से वहाँ दूसरे स्टेट में जाना है तो मार्केटिंग कंपनियाँ जो रहती हैं वो अपना फ़ायदा ज़्यादा देखती हैं, किसान का थोड़ा कम देखती हैं। और टेक्निकल नो हाउ मैंने आपको बताया कि फार्मर्स का थोड़ा कम रहता है इस चीज़ में। तो ये बेसिकली इशूज़ एंड चैलेंजेस हैं आपके हॉर्टिकल्चर सेक्टर के। अब आती है बात एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब समझ जाओ कि एनिमल से रिलेटेड आप जो भी कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो वो एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट आता है। जैसे कि अगर अपन यहाँ पे देखेंगे पोल्ट्री भी है और डेयरी भी है, ये भी एनिमल हस्बेंड्री का ही पार्ट है। वहाँ पे आपको सिलेबस में डिटेल में पूछा है तो अपन दो अलग अलग सेक्शन में देखेंगे। एनिमल हस्बेंड्री में हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कैटल्स काफ़ी अच्छे उसमें हैं, क्योंकि कैटल्स अच्छा है तो हमारे लिए स्कोप है इस चीज़ में, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि वेटनरी सेटअप भी हमारा काफ़ी अच्छा है कि आपको मिल जाएंगे वेटनरी हॉस्पिटल्स वगैरह मिल जाएंगे, गाँव में जाने वाले लोग मिल जाएंगे जो इंजेक्शंस लगा सकते हैं, बाकी काफ़ी चीज़ें ऐसी रहती हैं। ओके, और दूसरा ये है कि हमारी डिमांड काफ़ी अच्छी है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को लेके, ये भी हमारे लिए फ़ायदा का सौदा है। फिर कोऑपरेटिव मार्केटिंग मिल्क के सेगमेंट में काफ़ी अच्छी है और डिजीज़ कंट्रोल मैकेनिज्म भी हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी है। आप कभी नहीं देखोगे कि मध्य प्रदेश में डिजीज़ आउटब्रेक की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान होता है, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई एंथ्रेक्स जैसी कोई बीमारी है या फिर बोवाइन कोई डिजीज़ आ सकती है, कोई भी ऐसी डिजीज़ रहेगी, फुट एंड माउथ डिजीज़ हो सकती है, पर ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा एनिमल्स उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो वो सेटअप मतलब हमारा स्ट्रांग है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं हमारे एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को लेके मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं इश्यूज़ की। सबसे बड़ा इश्यूज़ एनिमल हस्बेंड्री में आता है भैया ग्रीन फॉडर का। हमें जो हरा चारा रहता है ना वो बहुत कम मिलता है मध्य प्रदेश में, और उसका मेन रीज़न है कि हम चारे का प्रोडक्शन बहुत कम करते हैं। एक तो पहला रीज़न ये है, और दूसरा रीज़न ये है कि हमारा क्लाइमेट सपोर्ट नहीं करता ग्रीन चारे को।
ठीक है। जनरली जैसे आपका जो यूपी वाला इलाका है जो काफ़ी एल्यूवियल मिट्टी है आपका, सेम पंजाब के साथ भी ऐसा ही है, तो वहाँ पे फॉडर काफ़ी अच्छे उगाते हैं, उनको ग्रीन फॉडर रेगुलरली मिलता रहता है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, रिवर सिस्टम अच्छा है, कैनल सिस्टम अच्छा है। हमारे यहाँ पे ग्रीन फॉडर की काफ़ी कमी होती है। फिर टेक्निक टू यूज़ ड्राई फॉडर, अगर ग्रीन नहीं है तो हम कौन सा यूज़ करेंगे? ड्राई फॉडर, हिंदी में से खली चूनी के नाम से भी जाना जाता है, और वो आपकी जो घास रहती है उसी को ही स्टोर करके रखते हैं थ्रू आउट द ईयर। ये हमारे पास नहीं है, बहुत ही कम लोग रहते हैं जो फॉडर में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। पर जो लोग जिनके पास अच्छा खासा स्टोरेज कैपेसिटी है, कुछ रख रखा है, तो वो लोग क्या करेंगे कि 7 या 8 रुपए के हिसाब से फॉडर खरीदते हैं या खरीद लेते हैं, फिर जब डिमांड एकदम उसकी बढ़ जाती है तो इसी चीज़ को 25-30 रुपए में बेचते हैं। पर ये क्या छोटा किसान कर पाता है? नहीं कर पाता। वो डे टू डे उसको फॉडर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कैटल डिपेंडेंट ही रहते हैं फॉडर के ऊपर। ओके। फिर हाइजेनिक मिल्क प्रोडक्शन, हमारे यहाँ इसका थोड़ा इशू चल रहा है, काफ़ी बार न्यूज़ में देखने को मिला है कि ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं जानवरों को, इससे मिल्क प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, पर यही ऑक्सीटोसिन बाद में, क्योंकि फूड चेन से कनेक्टेड है, आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा, और वो हमारी बॉडी के अंदर आके हमारी हेल्थ को काफ़ी हैम्पर करता है, ह्यूमन हेल्थ को, अगर आप रेगुलरली जानवरों को ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं। सो बेसिकली ये एक ऐसा इशू है जो रैपिड कमर्शलाइजेशन की वजह से सामने आया है। ओके। क्वालिटी कंट्रोल की बात की जाए तो मीट और एग में क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज आते हैं, देखने को मिलता है। जो मीट प्रोडक्शन है वो हो रहा है, एग प्रोडक्शन भी हो रहा है, पर जिस क्वालिटी का मेंटेन करना चाहिए, एग जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप भेज रहे हो या फिर लोकल भी कंज्यूम कर रहे हो, 5 स्टार होटल्स में खा रहे हो, तो वहाँ का जो मीट प्रोडक्शन है, वहाँ जो एग वगैरह है, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। जो फॉडर आपका जानवर खा रहा है वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, इसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल के कुछ इशू आते हैं। इनएडिक्वेट ग्रेजिंग फैसिलिटीज का प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए हम ग्रीन या ड्राई फॉडर पे वर्क कर रहे हैं। ग्रीन फॉडर तो बहुत ही कम मिलता है, सिर्फ 1-2 सीजन में बेचारे एनिमल्स खा पाते हैं, बाकी 7-8 महीने तो वो ड्राई फॉडर ही खाते हैं। ओके। और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ग्रेजिंग फैसिलिटीज कम हो गई है। ग्रेजिंग फैसिलिटीज कम क्यों हो गई है? क्योंकि आपके जो शहर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो ग्रेजिंग लैंड काफ़ी कम हो गया है। पहले एक टाइम पे होता था कि भाई गाय बकरियाँ चराने खूब घूम रहे हैं, पर अब आपको सिटी लिमिट्स के आसपास ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलने वाली, ठीक है। और ग्रेजिंग लैंड कम होने का एक एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन भी है कि ग्रेजिंग लैंड कम रहेगी तो इरोजन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बारिश होगा तो ग्रास नहीं है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो वही सॉइल इरोड हो जाएगी, और ये आगे जाके सिल्टेशन क्रिएट करेगी। ओके। फिर ग्रेजिंग फैसिलिटीज़ कम हो गई। कैटल शेड इंसिडेंसेस ऑफ डिजीज़ बढ़ जाते हैं अगर कैटल को काफ़ी टाइम पे शेड में रखा जाए, और ये हो ही रहा है। जितने भी आपके जो कैटल्स वगैरह रहते हैं, जब शेड में रहते हैं, जिनके पैर वगैरह बांध दिए जाते हैं मिल्क जब निकालते हैं तब, और आसपास ही रहते हैं, तो डिजीज़ आउटब्रेक बहुत जल्दी होता है। एक को कोई बीमारी हो तो 3 को अगले दिन तुरंत हो जाएगी। सो बेसिकली हमें क्या चाहिए कि हम उन्हें ओपन स्पेस में रखें। अब ये एक ऐसी चीज़ है, एक ये वाला प्रॉब्लम और दूसरा ये वाला प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम ऐसे हैं कि हमें अगर कमर्शलाइजेशन करना है तो हमें कुछ ना कुछ तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब अगर हम कैटल शेड में नहीं रखते हैं, ओपन रखते हैं, तो हमारे पास स्पेस नहीं है, तो कैटल शेड में रखना ज़रूरी है, तो हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। अब कैटल शेड में रखते हैं तो हम क्या चीज़ को स्ट्रेंथन कर सकते हैं? हम अपनी वेटनरी कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ताकि अगर कोई बीमारी होती है तो तुरंत उसका एक SOP जैसा होना चाहिए कि अगर कोई जानवर को बीमारी होती है तुरंत उसका इलाज कर दिया जाए, ताकि बाकी जानवरों को बीमारी ना फैले, ठीक है। लोगों को भी या किसानों को भी पता होना चाहिए कि एक किसी भी कैटल को बीमारी हो जाती है तो उसे फटाक से बाहर निकालो, शेड से बाहर निकालो और कहीं और बांधो ताकि उनको बीमारी ना हो जाए। तो कुछ ऐसा प्रोसेस होना चाहिए। ओके। फिर आता है चैलेंजेस। चैलेंजेस की बात की जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से क्या हुआ है कि हमारा मिल्क प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से, पर दिक्कत यह है कि कुछ बीमारियां रेगुलरली होने लगती हैं, ठीक है। अगर एक नॉर्मल इंडिजिनस ब्रीड है जैसे कि गिर या सहवाल वगैरह, ये सब जो काऊ की ब्रीड होती हैं, उसमें मिल्क प्रोडक्शन थोड़ा कम रहता है पर उनकी बीमारियां भी कम होती हैं। क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है पर बीमारियां भी बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये एक चैलेंज है। कॉस्ट ऑफ कैटल इंक्रीज होता जा रहा है, किसानों के लिए मुश्किल है, छोटे मोटे किसानों के लिए कि महंगी कैटल खरीदें। हाई लेबर कॉस्ट फॉर गुड क्वालिटी प्रोडक्शन। अगर गुड क्वालिटी प्रोडक्शन करना है यू हैव टू इनकलकेट हाई लेबर कॉस्ट। आपको दवाई का पैसा लगने वाला है, आपको ड्राई पाउडर का पैसा लगने वाला है, आपको शायद अलग से एक आदमी भी रखना पड़ सकता है ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। फिर कोल्ड चेन वैक्सीनेशन के लिए इनएडिक्वेट है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी जैसे आप कोविड के टाइम पे देख रहे हैं एक कोल्ड चेन रहता है, पोलियो की दवा भी एक कोल्ड डब्बे में रहती है, तो वैक्सीनेशन के लिए आपको कोल्ड चेन सप्लाई चेन चाहिए होता है, ये इनएडिक्वेट है। तो बेसिकली कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखवाया है कि हॉस्पिटल का डिस्टेंस बहुत दूर पड़ता है, तो वेटनरी के अगर कोई केसेस आते हैं तो एनिमल को आपने देखा होगा कई बार वो ऑटो में रख के, छोटे से टेम्पो में रख के यहाँ से लेके वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट वेटनरी हॉस्पिटल तक जाते हैं, वहाँ किसान इलाज कराता है फिर वापस लेकर आता है।
तो इससे उसका टाइम भी लॉस हो रहा है। अगर यही वेटरनरी का आउटपुट या आउटलेट कहीं एक आपके फार्म्स के पास ही मिल जाए तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ट्राइबल्स का इशू एनिमल हस्बेंड्री को लेके अलग है। ट्राइबल्स एनिमल्स को सब्सिस्टेंस के लिए पालते हैं, वो उसकी हस्बेंड्री नहीं कर रहे हैं, वो उसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन बहुत कम कर पाते हैं। तो यहाँ पे कई बार चैलेंजेस आते हैं कि गवर्नमेंट एक तरफ काफ़ी फोर्स कर रही है कि एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ाया जाए, पर ट्राइबल्स क्योंकि मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा है, 21% के आसपास हैं, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है कि नहीं यार हमें ये चीज़ अचीव नहीं करनी है। ठीक है, ओके। अब आता है फिशरीज़ की बात। ओके, मध्य प्रदेश में जितनी भी फिशरीज होती हैं वो इनलैंड रिवर्स के लिए इनलैंड फिशरीज है, क्योंकि भैया हमारे पास ओशन तो है नहीं कहीं पे भी, ठीक है, हम लैंडलॉक्ड स्टेट हैं एक, तो इनलैंड फिशरीज हैं, और हमारे पास लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, और फिशरमैन कोऑपरेटिव्स हैं जो इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे कोऑपरेटिव्स में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मैन एंड वुमेन बोथ इस फील्ड में काम कर रहे हैं। ओके, इश्यूज हमारे पास ये है कि जो हमारे पास पॉन्ड्स हैं ये मॉनसून पे डिपेंडेंट है। हम जनरली, आपने कभी नहीं देखा होगा कि फिशरी पॉन्ड को भरा जा रहा है एक फिश के प्रोडक्शन के लिए। ये ऐसा होता है कि ये एक जगह लैंड लीज पे ले लेते हैं, वहाँ पे जो आपका फिशरीज डिपार्टमेंट रहता है मध्य प्रदेश का, या एनिमल हस्बेंड्रीज एंड फिशरीज डिपार्टमेंट एक साथ वर्क करता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि आपका लैंड लीज पे ले लेते हैं, और फिर कुछ सालों की लीज रहती है वो, या फिर कुछ शायद 5-6 साल की भी होती है, और फिर लंबा भी रहता है, 10-15 साल भी हो सकती है। फिर वहाँ पे पॉन्ड खोदेंगे और फिर उसमें मानसून में जो भी पानी आएगा वो इकट्ठा हो जाएगा, और फिर उसमें फिश कल्टीवेशन करेंगे। अब दिक्कत ये होती है कि जितने भी पॉन्ड खोदे जाते हैं, ये अगर फिशरीज़ का वहाँ पे अधिकारी है कोई, या फिर कोई देखरेख करने वाला है, तो बात तो ठीक है। नहीं तो क्या होता है, मैंने आपको कहीं पुराने कभी लेक्चर में एक पॉइंट बताया था कि पॉन्ड्स में आपका ये हो जाता है, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की वजह से आपका एल्गल बूम हो जाता है, तो इससे पॉन्ड काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, फिश की डाई आउट हो सकता है, बिकॉज ऑक्सीजन सप्लाई में मिसमैच हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि पॉन्ड्स में मानसून डिपेंडेंट है, विच इज़ कंपैरेटिवली गुड, पर ओवरऑल एक सही इमेज नहीं देता कि हम मानसून पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए हमारे पॉन्ड्स को। फिर हमारे पास फिश सीड प्रोडक्शन का बड़ा इशू है। अब फिशेस के लिए क्या होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट फिश सीड ही होता है। फिश सीड क्या होता है कि एक छोटी छोटी चीज़ें जो आप जू प्लैंकटन या फाइटोप्लैंकटन को लेके बनाते हो, और जो फिशेस कंज्यूम करती हैं, और ये फिश सीड आपको रेगुलरली फिशेस को खिलाना पड़ता है ताकि उनका ग्रोथ हो सके, बढ़ सके, क्योंकि ये इनलैंड में रह रही हैं, ये आपके या तो पॉन्ड्स में रह रही हैं, या छोटे मोटे ह्यूमन मेड मैन मेड लेक में रह रही हैं। तो इसके लिए आपको फिश शीट देना ज़रूरी है। आपने जो आपके घर के एक्वेरियम वगैरह होंगे उसमें जो फिश शीट वगैरह देखा होगा, काफ़ी महंगा भी आता है, और ये चाइना से आता है उन जगहों से, पर यही चीज़ आप बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हो, तो यहाँ पे फिश सीड कहाँ बनाना पड़ेगा, आपको इंडिजिनस बनाना पड़ेगा। तो फिश सीड को बनाने के लिए मध्य प्रदेश में उतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो हम ये चीज़ बाहर किसी स्टेट से लेते हैं, या हम ये चीज़ आपके इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो आउटलेट्स रहते हैं वहाँ से भी कहीं से ले सकते हैं। ओके, सिल्टेशन इन टैंक्स बहुत बड़ा इशू है, ये डायरेक्टली लिंक्ड है ग्रेजिंग से। ठीक है, मैंने बताया ग्रेजिंग अगर कम होगी या ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो एरोजन ज़्यादा होगा, तो टैंक्स में सिल्टेशन हो जाएगा। सिल्टेशन रहेगा तो पानी में टर्बिडिटी रहेगी, तो फिशेज एक दूसरे से को देख नहीं पाते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक है, उनको क्लियर वाटर कंपैरेटिवली चाहिए होता है, तो सिल्टेशन इन टैंक्स एक बड़ा इशू है। फिर ट्रेनिंग इन फिश कल्चर इज़ इनएडिक्वेट, तो ट्रेनिंग हमें काफ़ी कम मिल पाती है हमारे किसानों को, स्पेशली कोऑपरेटिव्स को। फिर लैक ऑफ हाइजीनिक हैंडलिंग ऑफ फिशेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी एक्सपोर्ट क्वालिटी की अगर होनी है तो आपको हाइजीन के बारे में मेंटेन करना ही पड़ेगा। हाइजीन का पॉइंट आप एनिमल हस्बेंड्री में कहीं पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फूड सेफ्टी का पॉइंट आप हॉर्टिकल्चर में लिखेंगे, हाइजीन के लिए आप फिशरीज को लिख सकते हैं। चैलेंजेस क्या है, डैम कंस्ट्रक्शन। अब सोच के बताइए डैम कैसे चैलेंज रहेगा। डैम बनाने से वाटर फ्लो रुक जाता है, ओके, और आप एक लिमिटेड अमाउंट ही राइपेरियन राइट्स के अंदर नीचे के जगहों को डाउन स्ट्रीम में देते रहते हैं। अब क्या हो रहा है कि डैम की वजह से जो फिश का मूवमेंट है वो हैम्पर करता है, फिश का मूवमेंट हैम्पर करता है। इसका मतलब क्या होगा कि फिश की ग्रोथ भी हैम्पर करती है। ओके, फिश में बीमारियां हो सकती हैं, तो डैम कंस्ट्रक्शन इसलिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर लो प्रोडक्टिविटी है, मध्य प्रदेश में जो फिशेस को देखा गया उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है, और उसका डायरेक्ट लिंकेज है फिश सीड से। हमारे पास फिश सीड काफ़ी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, और जो अच्छी क्वालिटी के आते हैं काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए प्रोडक्शन हमारे यहाँ थोड़ा लो है। फिश की डिजीज़ को डायग्नोसिस करने की कैपेबिलिटीज़ हमारे पास बहुत लिमिटेड है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ सीजनल टैंक्स। ठीक है, कुछ ऐसे टैंक्स रहते हैं जो हमारे सीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मानसून के लिए हमने एक टैंक बना लिया, तो सीजनल टैंक पे हम हो सकता है कि कुछ सीजन्स तक हम फिशिंग कर लें, फिर बाद में उसी पानी को यूटिलाइज कर लें हम अपने एग्रीकल्चर के लिए। तो ऐसा बहुत कम होता है, अंडर यूटिलाइजेशन है फिशिंग सीजनल टैंक्स का।
पोस्ट हार्वेस्ट कोल्ड सप्लाई चेन इनएडिक्वेट है, क्योंकि फिशेस को भी हार्वेस्ट करने के बाद आपको कोल्ड सप्लाई चेन में ही रखना पड़ेगा। आपने देखा होगा जितने भी फिशेस वगैरह कहीं मुंबई से अगर मान लीजिए मेनलैंड इंदौर वगैरह में आ रही है, भोपाल में आ रही है, तो वो हमेशा बड़े बड़े आउटलेट में मिलेगी, रिलायंस के आउटलेट में मिल जाएगी या कोई भी फ्यूचर ग्रुप के आउटलेट में मिल जाएगी, और ये सारे के सारे ठंडे उसमें आती हैं, मतलब बर्फ रखी रहती है आसपास। तो ये हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोल्ड सप्लाई चेन हमारे पास इनएडिक्वेट है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश बेसिकली फिशेस के मामले में बहुत ही कम एक्सपोर्ट करता है किसी और स्टेट को भी बहुत कम भेजता है, वो खुद ही ज़्यादा कंज्यूम करता है, और वो भी जो यहाँ की फिशिंग हैबिट्स जो भी लोग खाते हैं कंज्यूम करते हैं उसके लिए। फाइन। अब आता है डेयरी के बारे में। ओके, 83% ऑफ लाइव स्टॉक का आउटपुट डेयरी में यूज़ होता है। ठीक है, डेयरी का निकलता है, मतलब लाइव स्टॉक मतलब कि सारे जितने भी जानवर आप जिससे आप कुछ ना कुछ यूज़ कर रहे हो उसमें 83% हम डेयरी मतलब मिल्क से डायरेक्टली रिलेटेड है, ये मिल्क वगैरह से रिलेटेड है। ओके, सो मिल्क प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। 45% मिल्क हमारा काऊ से आता है, 49% हम बफेलो से लेते हैं। ओके, बट मिल्क प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ काफ़ी कम है। तो मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है, कंसेप्ट एक याद रखिएगा, पर मिल्क प्रोडक्टिविटी कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मेट्रिक टन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, पर जानवर, पर एनिमल या पर फीमेल जो मिल्क प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है। मध्य प्रदेश में ये मिल्क प्रोडक्शन आपको लगभग मिलेगा 1.6 लीटर्स पर कैटल। आप ऐसा मोटे तौर पे समझ सकते हो। यही फिगर मैंने देखा था पंजाब में अराउंड 2.4 लीटर्स पर कैटल के आसपास है। तो हम ये देख सकते हैं कि मिल्क प्रोडक्टिविटी मध्य प्रदेश में काफ़ी कम है अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में, स्पेशली पंजाब के केस में। एक्सोटिक और क्रॉस ब्रीडिंग इसका सबसे प्रोमिनेंट रीजन है। मध्य प्रदेश में क्रॉस ब्रीडिंग उतनी नहीं है जितनी पंजाब में है। पंजाब में बहुत ज़्यादा लेवल पे क्रॉस ब्रीडिंग है। एक इंडियन वैरायटी है, एक बाहर जर्मनी की वैरायटी है, दोनों को क्रॉस ब्रीड करवा दिया। आपने सुना होगा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है हरियाणा में, तो उस जगह पे भी आपने देखा होगा मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग में काफ़ी अच्छी चीज़ें कर रखी है। आजकल जितनी भी ब्रीडिंग होती है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह से होती है। ओके, तो यहाँ पे एक्सोटिक और क्रॉस ब्रीडिंग मध्य प्रदेश में थोड़ी सी कम है, और इसकी वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। अगर अब आप सोचो कि देखिए इसके दोनों पॉइंट हैं। अगर आपको मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको क्रॉस ब्रीडिंग करना ज़रूरी है, तो वो एक वो तरीका है। पर अगर आप क्रॉस ब्रीडिंग करते हो तो डिजीज का खतरा भी रहता है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको आंसर में वेल मेंटेन करके लिखना है। 15% जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जाता है मध्य प्रदेश में, विच इज़ कंपैरेटिवली वेरी लेस एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड स्टेट ऑफ इंडिया। गुजरात में ये 49% जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपका जो सांची कोऑपरेटिव है, ठीक है, मिल्क कोऑपरेटिव है सांची मध्य प्रदेश में, तो सांची और इस टाइप के और भी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, कुछ एक मेरे ख्याल से पारस है, पराग है, और बहुत सारे छोटे छोटे हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियां भी हैं। तो ये सब मिला के लगभग 15% ही हमारा ये संभालती हैं मिल्क प्रोडक्शन। बाकी जो है हमारा वो कुछ दूध वाले भैया लोग और छोटी मोटी डेयरीज जो कुछ ना कुछ बनाती हैं, मिठाई की दुकान, वहाँ पे ही चला जाता है। तो ये सेक्टर अगर हम बढ़ा दें तो हमारे इसमें ये मल्टीप्लायर इफेक्ट का काम करेगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब कि हर पॉइंट पे हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और दूसरी बात ये होगा कि हर पॉइंट पे हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, विच सिंपली इज नीड ऑफ द आवर। ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज सेक्टर में कम है, इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, पोल्ट्री की अगर बात की जाए तो 5% लाइव स्टॉक आउटपुट ही पोल्ट्री में यूज़ होता है। अगर देखा जाए तो 83% लाइव स्टॉक मिल्क के लिए यूज़ हो रहा है, पर 5% ही लाइव स्टॉक पोल्ट्री या पोल्ट्री जैसी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। पोल्ट्री में दोनों चीज़ें आ सकती हैं, मीट भी आ सकता है और एग भी आ सकता है। मीट प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में बफेलो का लगभग 36% है, पोल्ट्री 76% है टोटल मीट प्रोडक्शन का, और गोट का जो मीट है वो 28% के आसपास है। अब इसमें से पोल्ट्री मीट काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है, आपने देखा होगा चिकन वगैरह बिरयानी वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है। बफेलो मीट हम बाहर के जगहों पे भेजते हैं, कोई जगहों पे कंज्यूम भी होता है। गोट मीट हम रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, तो ये दोनों हम यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, ये बाकी स्टेट्स में भेजते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बफेलो का पॉपुलेशन काफ़ी अच्छा है। ओके, अब मीट के का इसमें इश्यूज आते हैं स्टोरेज के, वेस्टिंग के और डैमेज के। स्टोरेज की कैपेबिलिटी सही नहीं होती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहता है, हाइजीनिक नहीं रहता। मीट होता तो है, पर किस जगह से वो आया है, जो स्लॉटर हाउसेज हैं वो किस क्वालिटी का है। स्लॉटर हाउसेज में बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का इश्यूज आते हैं, उन्हें रेगुलरली एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रहता है उससे परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, फिर आपका वेस्टेज भी काफ़ी होता है, और ये जो आपका जो मीट की वजह से जो एक्स्ट्रा वेस्टेज निकलता है, इस वेस्टेज को जनरली रिसाइकिल कर दिया जाता है। डॉग फूड के मामले में, कैट फूड के मामले में, जो आप पेडिग्री वगैरह जो खाते हो, ये बेसिकली इस मीट प्रोडक्शन का वेस्टेज होता है।
ओके, और डैमेज भी होता है इस पूरे फील्ड में। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि मीट प्रोडक्शन जो इंडिया में हो रहा है वो काफ़ी अनसिस्टमेटिक फॉर्मेट में हो रहा है, काफ़ी गलत फॉर्मेट में हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको कि पोल्ट्री में जो आपके चिकन वगैरह रहते हैं उनकी हाइट काफ़ी कम कर दी जाती है ताकि उनके लेग का वॉल्यूम बढ़ सके, क्योंकि लेग ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो इस तरह के कुछ इश्यूज़ हैं। ओके, तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर एक ब्रॉड आउटलुक दे दिया होगा कि इसमें आपको लिखना क्या है। अब आपका काम है कि इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन ऑल आपको मिलती जाती है प्लीज़ उसको ऐड करते जाइएगा। आपके नोट्स लगभग एग्जाम तक कंप्लीटली रेडी हो जाएंगे। साइनिंग ऑफ फ्रॉम नितिश एकेडमी, मैं हूं अनक जैन। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंजॉय स्टडीज़।